सभी, तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक सरप्राइज, हाँ एक डिटेक्टिव मूवी जहाँ पे डिटेक्टिव इंसान नहीं बल्कि कुछ भेड़ हैं। वैसे यहाँ एक बुजुर्ग आदमी अपने आखिरी दिन बिता रहा है एक चरागाह में, जिसे ग्रासलैंड कहा जाता है, और वहाँ वो अपने भेड़ों के साथ एक सुखी जीवन बिता रहा है। उसे इंसानों से ज्यादा भेड़ों से लगाव है। ऐसे में ना एक अनहोनी हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ, उसके भेड़ों ने क्या किया, और भेड़ जिन्हें इंसान अपने से कम अक्लमंद मानते हैं, क्या सच भी वही है या फिर इन भेड़ों में इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंस है? आखिर में क्या हुआ दोस्तों, यही सब जानने के लिए आइए देखते हैं इसी साल रिलीज हुई एक मजेदार मिस्ट्री कॉमेडी मूवी जिसका नाम है द शीप डिटेक्टिव्स। तो कहानी की शुरुआत में इंग्लैंड के शांत और सुंदर गांव को दिखाते हैं, जहां एक बड़े ग्रासलैंड पर अपने घर पे बैठा हुआ है कहानी का हीरो जॉर्ज। उसके हाथ में एक बुक है और वो एक डिटेक्टिव स्टोरी पढ़कर सुना रहा है। उसके सामने बैठकर कहानी सुनने वाले इंसान नहीं बल्कि उसकी भेड़ है। ये ग्रासलैंड, ये भेड़ और ट्रेलर गाड़ी का बना हुआ ये घर, कई सालों से ये सभी जॉर्ज की दुनिया है। वो गांव के दूसरे लोगों से उतना घुल मिलकर भी नहीं रहता। मतलब उसे इन भेड़ों के साथ वक्त बिताने में बड़ा मजा आता है, बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा, अब जरा जॉर्ज की बात करूं तो उसकी बेटी है जिसका नाम है रेबेका। वो अमेरिका में रहती है अपने एडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ, लेकिन जॉर्ज अक्सर अपनी बेटी को खत लिखकर बताता रहता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और भेड़ों के बारे में भी बताता है कि वो भेड़ कैसे है, आज का दिन कैसा गया, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर जॉर्ज के पास्ट के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। तो जब जॉर्ज थोड़ा यंग टाइप का था, उसकी वाइफ उस समय चल बसी थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे जिन्हें उसे एडॉप्शन के लिए देना पड़ा, क्योंकि उस वक्त उसकी आर्थिक हालात बहुत ही खराब थी और वो 2 बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो किसी भी हाल में उन्हें भूला नहीं है दोस्तों, और आज भी अपने बच्चों को खत लिखकर बताता रहता है, और वो भी जवाब लिखते हैं। पर उसे अपनी बेटी रेबेका से खास लगाव है, क्योंकि जॉर्ज की तरह वो भी भेड़ों से बहुत ही प्यार करती है। वो लिखता है, पता है बेटी, आज भी सेबेस्टियन रोज की तरह ऊंची चट्टान पे जाकर बैठ गया, वो सबसे अलग है। वैसे सेबेस्टियन दोस्तों एक भेड़ का नाम है, ठीक है। जॉर्ज की लाइफ में मैंने आपको बताया ना, जैसे इंसानों से ज्यादा अहमियत भेड़ों की है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट किरदारों से आपका परिचय करा देता हूँ। ये है सर रिचफील्ड, बाकी भेड़ों से काफी सीनियर हैं और इसीलिए सारे भेड़ इसे बहुत ही मानते हैं। इसी वजह से वो भी काफी एटीट्यूड वाला दिखता है। और अगले नंबर पर एक मादा भेड़, जिसका मानना है कि मुझसे खूबसूरत और कोई है ही नहीं दुनिया में। हमेशा कैटवॉक करती है एक रैंप वॉक मॉडल की तरह, और दूसरे भेड़ों को ऐसे दिखाती है जैसे कि तुम में और मुझ में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। मैं कहां और तुम लोग कहां पे। अगला है दोस्तों बू, जिसके मुंह पे इतने बाल हैं कि उसकी आंखों में पर्दा बांध के लटक रहा होता है ऐसा लगता है, लेकिन उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, हमेशा हैप्पी मोड में रहता है। और ये देखिए, ये दोनों है राउडी ब्रदर्स, रेजी और रॉनी। इनके दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती है कि कब किसे अपनी स्विंग से टक्कर मारकर गिराएं या घायल करें। अब इन सबके बीच एक बहुत ही डिफरेंट भेड़ है मोपी। वो एक बार जो देख या सुन लेता है ना, उसे जिंदगी भर नहीं भूलता, उसे हर डिटेल याद रहती है। इनके अलावा अपने जॉर्ज के 2 फेवरेट भेड़ हैं, लिली और सेबेस्टियन। सेबेस्टियन बाकी भेड़ों से जरा काला है और हमेशा अकेला रहता है। दूसरे भेड़ों के साथ मतलब उसका उतना उठना बैठना नहीं है। वो हमेशा एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ जाता है और वहां से दूसरे भेड़ों को चुपचाप ऑब्जर्व करता रहता है। वैसे दोस्तों इसका एक दर्दनाक पास्ट है, बताऊं क्या, लेकिन बाद में बताता हूँ। उसी वजह से वो सभी से अलग रहता है, ये बात है वैसे। पर बाकी भेड़ उसे घमंडी समझते हैं। और जॉर्ज की सबसे फेवरेट भेड़ है लिली। वो मिस्ट्री सॉल्व करने के मामले में दूसरों के मुकाबले बहुत ही तेज है। जॉर्ज रोज इन्हें बैठाकर डिटेक्टिव स्टोरी सुनाता है और कहानी का अंत आने से पहले लिली गुनहगार को सही सही गेस करके बता देती है। इतना ही नहीं, वो जॉर्ज के हर मूवमेंट को समझती है, उसके दिल की बात को समझती है, ऐसा जॉर्ज को लगता है, इसीलिए वो लिली को अपना फेवरेट बताता है। तो जॉर्ज रोज शाम कहानी पढ़कर सुनाता जाता है सभी को, लेकिन असली एंटरटेनमेंट तो बाद ही शुरू होता है। जॉर्ज के जाने के बाद दोस्तों ये सारे भेड़ कहानी में बताए गए केस को डिस्कस करने लग जाते हैं। एक कहता है मुझे तो उस बटलर पे शक है, वही कातिल होगा। दूसरा कहता है कि अबे अकल के कच्चे, असली कातिल तो खुद पुलिस ऑफिसर है। भेड़ों के इस ग्रुप से दोस्तों एकदम अलग एक छोटा भेड़ है जिसका नाम है विंटर। नॉर्मली भेड़ स्प्रिंग सीजन में पैदा होते हैं, लेकिन विंटर में पैदा हुआ था, इसलिए बाकी भेड़ों को वो बहुत ही अजीब लगता है। सभी उसको शक की नजर से देखते हैं और उसे अपने पास से भटकने नहीं देते। यहाँ तक कि बेचारे को वो अपने शेल्टर में सोने तक नहीं देते और वो ठंड में बाहर लेटा हुआ आसमान को ताकता रहता है। तो अगली सुबह की बात है, सारे भेड़ घास चर रहे होते हैं और तब लिली और मोपी अचानक किसी को देखकर एकदम से रुक जाते हैं। ग्रासलैंड के बीच में जॉर्ज की बॉडी पड़ी होती है दोस्तों, बॉडी। मोपी धीरे से उसके पास जाता है और फिर लिली को बताता है कि जॉर्ज के सीने में हार्टबीट नहीं है, लगता है वो हम सभी को छोड़कर चला गया। पर लिली को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि भेड़ों का मानना है अगर कोई मर जाता है तो मरने के बाद आसमान में उसके आकार का एक बादल नजर आता है। इसीलिए वो कहती है जॉर्ज मरा नहीं है, अगर मर गया होता तो अभी तक वो बादल क्यों नहीं बना। मोपी कहता है ये इंसान है लिली, हमारी तरह भेड़ नहीं। इंसान मरने के बाद हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, भेड़ों की तरह बादल नहीं बनते। लिली बेचारी टूट जाती है। लेकिन इन भेड़ों की एक खास बात है दोस्तों कि वो जब चाहे अपनी मर्जी से अपने पास्ट की किसी भी घटना को एक ही पल में भुला सकते हैं। जैसे कि मतलब वो पल कभी आया ही नहीं इनकी जिंदगी में, ऐसा कर सकते हैं ये लोग। अगर इंसानों के पास पास्ट को भुला देने की शक्ति होती तो कितना बढ़िया होता ना, हम अपने दुख कितनी आसानी से भुला लेते है ना। ये लगभग एक सुपर पावर होती दोस्तों। लेकिन सिर्फ मोपी एक ऐसा भेड़ है जिसके पास ये सुपर पावर नहीं है। उसे हर पल हुई बात याद रहती है, वो अपने मन से किसी भी बात को भुला नहीं सकता, फिर चाहे वो खुशी का पल हो या दुखी का पल हो। बाकी भेड़ कहते हैं कि हमें जॉर्ज को भूल जाना होगा, वरना हमसे रोज रोज जॉर्ज को खोने का दुख सहा नहीं जाएगा। पर मोपी कहता है कि ये एक तरह से गद्दारी है। देखो ना, जॉर्ज ने हमारे लिए कितना कुछ किया है,
अरे उसने हमें अपना परिवार माना, उससे भुला देना उसका अपमान करने के बराबर होगा। इसलिए हमें हमेशा जॉर्ज को अपनी यादों में जिंदा रखना चाहिए। तभी दोस्तों उस इलाके का पुलिस ऑफिसर टिम आता है। टिम कोई एक्सपीरियंस्ड डिटेक्टिव नहीं है, बल्कि छोटे मोटे केसेस हैंडल करने वाला लोकल पुलिस ऑफिसर है। तो जॉर्ज की लाश को देखते ही वो इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि जॉर्ज बुजुर्ग आदमी था, जरूर हार्ट अटैक हुआ होगा, मौत हो गई। और वो केस को सॉल्व करने वाला होता है, आई मीन क्लोज करने वाला होता है। लेकिन तब वहां पर एक यंग आदमी कैमरा लेकर आ जाता है। उसका नाम है इलियट। इलियट एक रिपोर्टर है दोस्तों, और इस गांव में हो रहे कल्चरल फेस्टिवल को कवर करने के लिए आया हुआ है। लेकिन जब वो फेस्टिवल में गया तो उससे लगा शॉक, क्योंकि फेस्टिवल के नाम पर वहां थे सिर्फ और सिर्फ 3 आर्ट्स और क्राफ्ट्स के स्टॉल्स। देखकर इलियट अपना माथा पीट लेता है कि अबे ये भी कोई फेस्टिवल हुआ क्या? अगर मैं अपनी रिपोर्ट में ये लिख कर दूंगा ना तो मेरा एडिटर मुझे काम से निकाल देगा। इसीलिए वो किसी और केस की तलाश में गांव से निकलने का फैसला करता है कि तभी उसकी कार खराब हो जाती है और उसे गांव में रुकना पड़ जाता है। पर अगले ही दिन उसे खबर मिली कि गांव में जॉर्ज नाम का आदमी मिस्टीरियस तरीके से मारा हुआ पाया गया, और फिर वो उस न्यूज को कवर करने के लिए यहाँ पर आ गया। अब इससे पहले कि टीम जॉर्ज की मौत को नेचुरल डेथ कह के अपना रिपोर्ट लिखता, इलियट उसको रोकते हुए कहता है कि सर मेरी बात सुनिए, एक बार घर के अंदर चेक कर लेते हैं। डिटेक्टिव स्टोरीज में मैंने पढ़ा है कि कत्ल के केसेस में पहला इंप्रेशन ज्यादातर गलत होता है। और टिम भी उसकी बात मानकर अंदर जाकर चेक करता है। वहां उसे पता चलता है कि कल रात जॉर्ज ने किसी के साथ मिलकर ड्रिंक किया था, क्योंकि वहां पर क्या है पता है, 2 शराब के ग्लासेस होते हैं, और तो और दोस्तों शराब के एक गिलास में जहर मिलाया हुआ था। तो टिम रियलाइज करता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं बल्कि एक प्लान्ड कत्ल है। दूर से ये सब कुछ देखकर लिली बाकी भेड़ों के पास जाती है और कहती है कि जॉर्ज ने हमें अनगिनत डिटेक्टिव स्टोरी सुनाई है, वो सारी नॉलेज किस दिन काम आएगी रे? हमें जॉर्ज के कत्ल का केस सॉल्व करना होगा कैसे भी करके, कातिल का पता लगाना होगा भाइयों। हमारे अलावा और कोई भी जॉर्ज को इंसाफ नहीं दिला पाएगा। तो सेबेस्टियन शांत होकर कहता है कि लिली, हम इंसान नहीं है, भेड़ है। हम इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हैं और कैसे पुलिस ऑफिसर को बता सकते हैं कि सच क्या है? पर लिली अपने इरादे की पक्की है दोस्तों, और कहती है कि वो पुलिस ऑफिसर क्या खाक करेगा, बताओ, उसे कुछ आता भी है? अरे जॉर्ज की बॉडी को देखते ही बोल दिया कि हार्ट अटैक हो गया इसको, गधा कहीं का। पता नहीं कैसे कैसे लोग बिठा देते हैं पुलिस वाले, उसके भरोसे बैठे रहेंगे ना तो जॉर्ज का कातिल तो बच के निकल जाएगा दूसरे देश। तब जाकर सेबेस्टियन भी उसका साथ देने को मान जाता है, और बाकी भेड़ भी दोस्तों इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने लग जाते हैं। और इस तरह बनती है शिप डिटेक्टिव्स की एक दमदार टीम। इस टीम को लीड कर रही है तेज दिमाग वाली लिली, और इनका चलता फिरता मेमोरी कार्ड मोपी, क्योंकि मोपी जो एक बार देख लिया या सुन लिया पूरे लाइफ टाइम में उसे भूलता नहीं है। अगला है सेबेस्टियन, जो कि इंसानों के बारे में बहुत कुछ जानता है और इस ग्रासलैंड के बाहर की दुनिया को भी देख और समझ चुका है। तो ये तीनों मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, और लाइफ में पहली बार लिली और मोपी अपने उस ग्रासलैंड से बाहर कदम रखते हैं। पर वो दोनों कंक्रीट रोड पे कदम रखने से पहले बहुत डरते हैं। तो तभी एक मुर्गी आराम से रोड क्रॉस करके जाती है। अब ये देखकर इन दोनों को बड़ी शर्म आती है। सोचते हैं कि जब एक मुर्गी कर सकती है तो हम क्यों नहीं? सेबेस्टियन कहता है कि सिर्फ दिमाग में मत बनाओ ये ख्याली पुलाव, रोड क्रॉस करके दिखाओ जरा। और तब दोनों डर डर के दोस्तों रोड पे पांव रखते हैं और जैसे तैसे रोड क्रॉस कर लेते हैं। लिली तो एकदम खुश हो जाती है, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया हो। और तब सेबेस्टियन उन्हें इंसानों की दुनिया के बारे में बताता है दोस्तों। कहता है कि इंसानों के बनाए हुए हर बिल्डिंग का एक नाम होता है। ये इंसान है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्राणी होते हैं, उन्हें समझने के लिए बहुत सब्र की जरूरत होती है। तभी बाहर से 2 औरतें कार में गाँव आती है। लिली दूर से उनको देख के सोच में पड़ जाती है कि ये दोनों कौन है, क्या जॉर्ज के कत्ल से इनका कोई लेना देना होगा या फिर नहीं। उनमें से एक यंग लड़की है रेबेका, जॉर्ज की बेटी, और ये बुजुर्ग औरत है लिडिया, जॉर्ज की लॉयर, जो कि जॉर्ज का वसीयतनामा पढ़कर सुनाने के लिए आई हुई है। तो दोस्तों जब वो पढ़ना शुरू करती है तो बाकी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि जैसा ये लोग सोच रहे थे, जॉर्ज कोई मामूली सा चरवाहा नहीं था, बल्कि उसने भेड़ों की एक बीमारी की दवा बनाई थी और उसका पेटेंट भी उसके नाम पे रजिस्टर्ड है। उस पेटेंट को उसने एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन को बेचा था, जिसके जरिए उसको $30 मिलियन मिले थे, मतलब 300 करोड़ रुपए के करीब। खिड़की से देखकर लिली और मोपी को लगता है शॉक कि क्या सच में मालिक इतना बड़ा अमीर आदमी था? उसने हमें तो कभी इस बारे में नहीं बताया। अब लिडिया वसीयतनामा पढ़ती है, जिसमें लिखा है कि जॉर्ज की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा रेबेका को दिया जाएगा और बाकी में से एक हिस्सा साउथ अफ्रीका में रह रहे उसके बेटे पीटर को दिया जाएगा। यहाँ पर लिडिया एक और बात रिवील करती है कि जॉर्ज का वो ग्रासलैंड, सारे भेड़ों का शेल्टर और वो $30 मिलियन सब कुछ रेबेका को मिलेगा। लेकिन सब चौंक जाते हैं, क्योंकि ये नया वसीयतनामा है जो कि जॉर्ज की मौत के कुछ दिन पहले ही बदला गया था। अब उनको शक होता है कि शायद जॉर्ज को पहले से शक था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने जा रहा है, इसीलिए उसने अपना वसीयतनामा चेंज किया होगा। लिडिया आगे बढ़ती है, उसमें जॉर्ज ने लिखवाया होता है कि इस गाँव के कुछ लोग बेवकूफ हैं, कुछ बहुत ही खराब चरवाए हैं और कुछ लोग विंटरशिप की तरह अकेलेपन में रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 कातिल भी हैं। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं कि 2 कातिल, तो क्या जॉर्ज पहले से जानता था कि उसका कत्ल होगा? लिली गैस कर लेती कि ये महज वसीयतनामा नहीं है, बल्कि जॉर्ज ने इस वसीयतनामे के जरिए हमारे लिए सुराग छोड़े हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सभी का शक रेबेका पे जाता है, क्योंकि इतने सालों से वो कभी अपने पापा से मिलने नहीं आई थी और आज जॉर्ज की मौत के बाद वो आ गई। शायद रेबेका के धमकाने पे जॉर्ज ने प्रॉपर्टी का इतना बड़ा हिस्सा उसके नाम कर दिया हो और वही जॉर्ज की मौत की जिम्मेदार भी हो। पर रेबेका साफ कह देती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि पापा के पास इतनी दौलत और प्रॉपर्टी है। अब इस कमरे में बैठे सभी लोग सस्पेक्ट्स लगते हैं दोस्तों। पहला तो ये चरवाहा, जिसका नाम है कैलेब, जॉर्ज के ग्रासलैंड के पास इसका एक फार्म है। ये बहुत समय से जॉर्ज के सारे भेड़
खरीदना चाह रहा था और उसने जॉर्ज से कई बार इस बारे में बात भी की थी, लेकिन जॉर्ज ने हर बार अपने भेड़ बेचने से इनकार कर दिया था। इस वजह से दोनों के बीच में झगड़ा भी होता था अक्सर। मतलब इसके पास भी मोटिव था कत्ल करने का। अगली सस्पेक्ट है बेथ, जो कि गांव में एक होटल चलाती है। इसका बर्ताव काफी वियर्ड था दोस्तों, क्योंकि जॉर्ज को जो खत आते थे उन्हें पोस्टमैन से चुरा कर बेथ पढ़ती थी। शायद उसको जॉर्ज पे क्रश था, लेकिन जब उसको पता चला होगा कि जॉर्ज तो बस अपनी बेटी को खत लिखता रहता है, कभी मेरे बारे में तो कुछ बोलता नहीं, इसलिए बेथ को अपनी हरकतों पे शर्मिंदगी भी होती है कि लाइक मैं उसके लेटर्स क्यों पढ़ती हूँ यार। अब यहाँ पे इसका कोई वैसा मोटिव तो नहीं है मारने का, बस मैं बता रहा हूँ इस पे भी शक आ जाता है कि क्या पता इसने मारा हो। यहाँ टिम और इलियट इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। कुछ दूर खड़े दोस्तों लिली और मॉपी उनकी बातें सुन रहे होते हैं और काफी इन्फो कलेक्ट कर लेते हैं। फिर लौटकर बाकी भेड़ों को भी सारी बातें बताते हैं और तभी क्लाउन नाम की एक भेड़ बताती है कि जॉर्ज की मौत के पहले दिन रात को मैंने रविका को ग्रासलैंड में आते हुए देखा था। सुनकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि रविका ने कहा था कि वो जॉर्ज की मौत से पहले कभी यहाँ पर आई ही नहीं थी, मतलब वो झूठ बोल रही थी। क्लाउड उनको रविका का ब्रेसलेट भी दिखाता है जो कि ग्रासलैंड में पड़ा हुआ था। लिली फिर अपना दिमाग चलाती है और इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि जॉर्ज के मरने से सबसे ज्यादा फायदा रविका को है, और उसने झूठ भी बोला कि वो पहले कभी यहाँ पर नहीं आई, तो रविका कातिल हो सकती है। लेकिन इस एविडेंस को वो टिम के पास पहुंचाएंगे कैसे, दिक्कत तो यह है। और तो और ये भेड़ आपस में बातें करते हैं, लेकिन इंसानों से बात नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानों को तो बस इनकी आवाजें सुनाई देंगी ना, वाली कर भी नहीं पाया मैं वैसे, मतलब जो भेड़ करते हैं वो वाली। तो वो अपने साथियों से कहती है कि सुनो दोस्तों, हमें किसी भी तरह से टिम को यहाँ पे लाना होगा। तो अगले सीन में एक भेड़ टिम का कैप उठाकर भागता है, टिम भी उसके पीछे पीछे भागता है। वो भेड़ टिम को सीधे जॉर्ज के फार्म में दूसरे भेड़ों के पास लेके आ जाता है और वहां उसको रविका का वो ब्रेसलेट दिखा देता है दोस्तों। वो समझ जाता है कि रविका जॉर्ज की मौत के पहले यहाँ पर आई थी, लेकिन उसने झूठ बोला, और वो तुरंत जाकर रविका के होटल रूम की तलाशी लेता है। वहां उसे कुछ शॉकिंग बातें पता चलती है। पता है क्या? रविका के शूज में एक जहरीले पौधे का बीज चिपका होता है, और तो और उसे ये भी पता चलता है कि अमेरिका में रविका का एक पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है दोस्तों। सब शॉक हो जाते हैं। तो अब सारे सबूत रविका की ओर इशारा करते हैं, तो टीम उसे शक के बिना पे अरेस्ट कर लेता है। सब मान लेते हैं कि रविका ही कातिल है और वो पकड़ी गई, लेकिन लिली को लगता है कि जॉर्ज जैसे इंटेलिजेंट इंसान को कोई इतनी आसानी से नहीं मार सकता था। जरूर हम कोई सबूत मिस कर रहे हैं। और तो और अब जॉर्ज नहीं रहा तो लिली को इस बात की भी फिक्र है कि हमारे फार्म की देखभाल कौन करेगा, भेड़ों का क्या होगा। अगले सीन में रविका जेल में होती है और सभी मान चुके हैं कि रविका कातिल है और अब ये केस क्लोज हो चुका है। पर तभी भेड़ों को पता चलता है कि इनके फार्म को भी कैलेब ने खरीद लिया। मतलब कैलेब अब इनको अपने फार्म में लेके जाएगा और इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैलेब का फार्म कैसा होगा, वहाँ दूसरे भेड़ कैसे सर्वाइव करते हैं, कुछ पता नहीं। तो पता लगाने के लिए वो रात को छुपकर उसके फार्म में जाते हैं। और वहाँ का जो दृश्य है ना दोस्तों, सुन रह जाते हैं वो देखकर, क्योंकि कैलेब टाउन में हैम नाम के कसाई के साथ बिजनेस करता है। वो जॉर्ज के भेड़ों को भी उसी को बेच डालना चाहता है, इसलिए उन्हें खरीदने के लिए हमेशा जॉर्ज से मिलता रहता था, लेकिन जॉर्ज ने कभी उसकी बात नहीं मानी थी। अब ये सब देखकर लिली और मॉपी को डर लग जाता है कि अगर हमें कैलेब ने खरीद लिया तो फिर हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। वो दूसरों को चेतावनी देने के लिए भागते हैं वहां से, लेकिन तभी कैलेब के शिकारी कुत्ते इन्हें चेस करने लगते हैं। इसी बीच सेबेस्टियन उन कुत्तों के आगे कूद पड़ता है और लिली और मॉपी से कहता है कि तुम दोनों जाओ, इनसे मैं निपटता हूँ। तो यहाँ सेबेस्टियन और कुत्तों की बड़ी घमासान लड़ाई होती है। सेबेस्टियन को बहुत ही चोट भी आती है, लेकिन आखिर में वो उन दोनों कुत्तों को भगाने में सफल हो जाता है। लिली और मॉपी बच जाते हैं दोस्तों, लेकिन सेबेस्टियन बुरी तरह से घायल होने की वजह से अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि उसका बहुत खून बह गया था बेचारे का। लिली उसके पास जाकर बहुत रोती है, कहती है उठो सेबेस्टियन, तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा। मॉपी कहता है वो चल बसा लिली, पर लिली कहती है वो जिंदा है यार, अगर वो मर गया होता तो आसमान में बादल बन जाता ना, लेकिन मुझे तो आसमान में देखो ना कुछ भी नहीं दिख रहा। और तब मॉपी एक सच रिवील करता है कि देखो आज तक मैंने तुमसे झूठ बोला, सिर्फ इंसान ही नहीं भेड़ भी मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो जाते हैं, कभी बादल नहीं बनते वो। और लिली ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि ये सब हो रहा है, और मॉपी उसके पास बैठकर उसको दिलासा देता है, कहता है कि यही रियलिटी है लिली, लेकिन कोई हमें छोड़कर चला जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे भूल जाएं, हम उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी यादों में जिंदा रख सकते हैं। जॉर्ज और सेबेस्टियन हमारी यादों में हमेशा रहेंगे, तुम हिम्मत मत हारना। इस पर लिली को थोड़ी हिम्मत आती है, तो वो कहती है कि हमें गिव अप नहीं करना है, कैसे भी करके जॉर्ज के कातिल का पता लगाकर उसे सजा दिलवानी ही होगी, तभी जॉर्ज की आत्मा को शांति मिलेगी। अब उसको लगता है कि शायद रविका कातिल नहीं है, कातिल कोई और है जिसने रविका के खिलाफ सबूत सेट किए और उसे फंसाया। और तब उसे याद आता है कि जब जॉर्ज मरा पड़ा था तो उसके एक हाथ में ब्लू कलर लगा हुआ था। ये बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि वो भेड़ों को बीमारी से बचाने के लिए दवाई वगैरह बना देता था जो कि ब्लू कलर का होता था, पर दूसरे हाथ में हरा रंग लगा हुआ था। और वो बात अब लिली के जहन में आती है, वो सोच में पड़ जाती है कि हरा रंग कहां से आया होगा, लेकिन उसे मिला ये क्लू टिम तक कैसे पहुंचाया जाए, मतलब यही कि उसके दूसरे हाथ में हरा रंग था। अब विंटर काफी छोटा है तो वो आराम से पुलिस स्टेशन के अंदर जा सकता है, किसी को पता तक नहीं चलेगा। वो विंटर को समझाती है कि तुम जॉर्ज के कातिल का पता लगाने में हमारी मदद करने जा रहे हो, समझे। वो विंटर के पाँव को ब्लू पेंट में डुबोती है और दूसरे को येलो पेंट में। फिर वो विंटर से पूछती है कि जब ब्लू और येलो मिक्स होते हैं तो कौन सा कलर मिलता है। वो तुरंत कहता है कि हरा। लिली कहती है वेरी गुड, वो हरा रंग ही अब कातिल को रिवील करेगा। तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन में जाओ, फिर पता चलेगा। विंटर भी चला जाता है और दबे पाँव दोस्तों वो उस सेल के पास पहुंच जाता है जहाँ पे रविका को बांध के रखा हुआ है, बंदी बना के रखा हुआ है। और जैसा लिली ने कहा था, वो अपने एक पाँव में लगे ब्लू पेंट को कुछ दूर खींच ले जाता है और दूसरी ओर येलो पेंट को, तो फिर एक जगह पे वो दोनों को जोड़ देता है और मिक्स होके हरा रंग बन जाता है। ये सब देखकर रविका की
कि कुछ समझ में नहीं आता कि भेड़ इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, क्या हो गया। पर उसे एहसास हो जाता है कि वो जरूर कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। और अगली सुबह रेबेका को कोर्ट में पेश किया जाता है और टिम उसको लेने आता है। लेकिन तब जमीन पर पेंट से बने हुए निशान देखकर वो रेबेका से पूछता है कि ये किसने किया। वो कहती है कि एक भेड़ ने किया। मैं जानती हूँ तो मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन यही सच है। मेरे पापा के भेड़ इस केस के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लू और येलो पेंट मिक्स होने से हरा बनता है। अब ये सुनकर टिम को अचानक से कुछ स्ट्राइक होता है। ओह, अब मुझे याद आया, जॉर्ज के एक हाथ में हरे रंग का दाग था। पर टिम को कुछ क्लियरली समझ में नहीं आया, लेकिन सुराग जरूर मिल गया था दोस्तों। खैर वो रेबेका को कोर्ट ले जाने के लिए कुछ कागजात पे साइन करने वाला होता है, लेकिन अचानक रुक जाता है और रेबेका को जाने से रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, रेबेका बेगुनाह है। असली कातिल कौन है ये मैं जान गया हूँ। सभी चौंक जाते हैं, पूछते हैं कि असली कातिल कौन है, और टिम धीमी आवाज में कहता है कातिल है जॉर्ज का बेटा पीटर। पीटर? सभी कहते हैं पीटर तो साउथ अफ्रीका में है, वो कत्ल कैसे कर सकता है। और टिम यहाँ पे हंसता है, कहता है अगर पीटर अपना हुलिया बदलकर हमारे बीच आया हो तो। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता और तब टिम मुड़कर इलियट को देखता है और कहता है कि सुनो इलियट, ओ सॉरी, तुम्हारा असली नाम इलियट नहीं पीटर है, पीटर जॉर्ज हार्डी है ना, और तो और कातिल भी तुम ही हो, राइट। अब तो टिम पीटर की ओर चलने लग जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो जॉर्ज के बेटे जो बचपन में साउथ अफ्रीका में किसी एडॉप्शन के लिए गए थे। किसी को विश्वास नहीं होता। रेबेका खुद भी कंफ्यूज में होती है। टिम कहता है कि एक दिन तुम्हें पता चला बेटा कि तुम्हारे पिता के पास करोड़ों का धन आ गया। तुम्हें यह भी पता चला कि उस धन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा रेबेका को मिलने वाला है ना, सही बात है ना। तो तुम्हारे इस लालची दिमाग ने प्लान बनाया, तुम एक रिपोर्टर बनकर इस गांव में आए और वो भी कल्चरल फेस्टिवल कवर करने के बहाने। तुमने मस्त कहानी भी बुनी कि मैं वापस जा रहा था, कार खराब हो गई और मुझे गांव में रुकना पड़ा वगैरह वगैरह। जॉर्ज की मौत रात को हुई थी और उसकी मौत से पहले तुम उससे मिले थे। उसने तुम्हारा स्वागत किया था, तुमने उसके साथ बैठकर ड्रिंक भी किया, लेकिन वो बेचारा नहीं जानता था कि तुमने उसकी ड्रिंक में जहर मिलाया। लेकिन क्योंकि जॉर्ज एक बहुत ही हेल्दी आदमी था तो जहर ने तुरंत असर नहीं किया। उसने खुद को बचाने की कोशिश की और तब सहारे के लिए उसने तुम्हारे बाल पकड़े। टिम सभी को बताता है कि पीटर के बाल काले थे, लेकिन वो अपने बालों पे येलो कलर डाई लगाकर इलियट बनकर यहाँ पर आया ताकि पहचान में ना आए। इसीलिए जब जॉर्ज ने उसके बालों को पकड़ा तो जॉर्ज के हाथ में लगा ब्लू कलर उसके बालों के येलो कलर से मिक्स होकर हरा बन गया। यही था मरने के पहले जॉर्ज का छोड़ा हुआ आखिरी क्लू। टिम पीटर से कहता है कि तुम्हें लगा तुम बहुत स्मार्ट हो, सभी को धोखा दे दोगे, लेकिन जॉर्ज के भेड़ तुमसे ज्यादा समझदार निकले। वो अपने मालिक को तो बचा नहीं पाए, लेकिन तुम्हें उन्होंने एक्सपोज कर दिया। टिम पीटर के सर से एक बाल उखाड़ते हुए कहता है कि यू आर अंडर अरेस्ट पीटर। और पीटर हंसता है दोस्तों, कहता है वाह, मैंने बालों में येलो कलर लगा दिया, इसका ये मतलब नहीं ना कि मैं ही कातिल हूँ। फिर तो तुम्हें इस गांव के सारे ब्राउन लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। अब टिम हंसता है कि मैं सिर्फ ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि तुमने बालों में येलो डाई लगाया, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे डीएनए टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जिससे प्रूव हो जाएगा कि तुम जॉर्ज के बेटे हो या नहीं। पीटर की बोलती बंद हो जाती है। फिर भी वो बहाना बनाने लग जाता है कि चलो मान लिया मैं ही जॉर्ज का बेटा हूँ, लेकिन मैंने अपने पापा का कत्ल नहीं किया और करूंगा क्यों मैं। वसीयतनामा तो तुम देख ही चुके हो, उसमें ज्यादा हिस्सा तो रेबेका को मिल रहा है, मुझे तो सिर्फ एक छोटा हिस्सा मिलने वाला है। फिर पापा का मैं कत्ल क्यों करूंगा। तब टिम कहता है कि वो इसीलिए मिस्टर पीटर क्योंकि वो नया वसीयतनामा तुमने खुद बनवाया था। अब ये सुनकर सभी बौखला जाते हैं। मतलब पीटर का प्लान ये था कि क्योंकि वसीयतनामे में तो ये था कि रेबेका को ज्यादा जमीन मिलेगी, ज्यादा प्रॉपर्टी मिलेगी, तो उसको जल्दी पाने के लिए रेबेका ने अपने पिता को जल्दी मार दिया। और उसका प्लान ये भी था कि अगर एक बार वो जेल में चली गई तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी प्रॉपर्टी लीगल वारिस को मिलेगी, यानी मुझे, तो सारी प्रॉपर्टी फिर मेरी हो जाएगी। टिम कहता है कि इसीलिए तुमने रेबेका को फंसाने का प्लान बनाया और जॉर्ज की पूरी प्रॉपर्टी खुद पाने की सोची। शुरू में तो मुझे लगा कि जॉर्ज हार्ट अटैक से मरा, मैं वहीं पर अपनी रिपोर्ट में लिखने वाला था, लेकिन तुमने उसे कत्ल बताया और उसे कत्ल साबित करने में तुमने पूरी कोशिश की, क्योंकि अगर जॉर्ज की मौत नेचुरल डेथ के तौर पे रजिस्टर्ड हो जाती तो वसीयतनामे के मुताबिक सारी प्रॉपर्टी रेबेका को मिल जाती, तुम्हें बस एक हिस्सा मिलता। इसलिए तुमने उसे एक कत्ल के एंगल से इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुझे उकसाया। तुमने हर मोड़ पे कोशिश की यार, मेरी पूरा शक रेबेका पे बनाया। तुम चाहते थे कि तुम्हारी स्क्रिप्ट के मुताबिक पुलिस वाले चले, है ना, लेकिन जॉर्ज के समझदार भेड़ों ने तुम्हारे इस परफेक्ट प्लान को पानी में फेर दिया। पीटर अब बचकर भागने की कोशिश मत करना। करता है दोस्तों, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन अपने राउडी ब्रदर्स रेजी और रॉनी जो बस सींग से किसी को टक्कर मारने का मौका ढूंढते रहते हैं, वो दोनों तरफ से पीटर की कार को अपनी सींग मारकर उसका टायर डैमेज कर देते हैं और आखिर पीटर फंस जाता है और पुलिस उसको लेके जाती है। रेबेका इस केस से हो जाती है आजाद। वो डिसाइड करती है कि अब मैं वो काम जारी रखूंगी जो मेरे पापा ने किया था, उनके फार्म और उनके भेड़ों को अब मैं संभालूंगी। हैम और कैलेब अब हमारे फार्म में कुछ नहीं कर पाएंगे। रेबेका उन दोनों को मना कर देती कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं करने वाली, ये भेड़ मेरी फैमिली है बस। इतना ही नहीं दोस्तों, जॉर्ज ने उसके लिए जो $30 मिलियन का अमाउंट छोड़ा था उसका एक हिस्सा निकालकर वो कैलेब के फार्म के भेड़ों को भी खरीद लेती है और दोनों फार्म्स के भेड़ अब साथ में आराम से रहने लग जाते हैं। लिली ने विंटर को अडॉप्ट कर लिया था और उसने जॉर्ज की याद में विंटर का नाम जॉर्ज रख लिया। अब रोज शाम को जॉर्ज की जगह पे रेबेका बैठकर भेड़ों को डिटेक्टिव स्टोरीज बताती है। सभी बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। सुहानी हवा चलती है और रेबेका के चेहरे पे स्माइल होती है। जॉर्ज और सेबेस्टियन दोनों जिंदा नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनकी कहानियां, उनका प्यार, ये सब कुछ इस ग्रासलैंड में बसे हुए हैं दोस्तों। लिली और दूसरे भेड़ उन्हें फील कर पाते हैं। लिली आसमान की ओर देखती है जहां उसको सेबेस्टियन का रूप एक बादल में दिखता है और इसी के साथ दोस्तों द शिप डिटेक्टिव्स नाम की कहानी खत्म होती है। थी ना कुछ अलग कहानी, मजेदार वाली। ऐसी अलग अलग कहानी मिलनी चाहिए यार, मजा आता है देखने में। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा एक्सप्लेनेशन लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखें अपना।